जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छा होंगे। हम लोग बिहार बोर्ड 2026 में जो परीक्षा होने वाला है उसके लिए अंग्रेजी विषय की तैयारी कर रहे हैं। ये चीजें मैं बता देता हूँ कि थोड़ा आपके अंदर जोश आए, समझ रहे हैं, इसलिए ये चीजें मैं बार बार रिपीट कर देता हूँ। और वही प्रश्नों को पढ़ रहे हैं जो प्रश्न इस बार पूछ सकते हैं और उम्मीद है कि पूछेंगे भी। और ऐसी चीजें मैं ढूंढ ढूंढ के आपको दे रहा हूँ जो इस बार परीक्षा में पूछे, ताकि आप अच्छे अंक प्राप्त कर सके। ठीक है, तो हम लोग किताब से सारी चीजें पढ़ रहे हैं। जो किताब आपको क्या बोलते हैं, पढ़ते हैं, रेनबो पढ़ते हैं और स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ते हैं, ताकि 40 प्रश्नों में से 35 से ज्यादा मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ 40 का 40 प्रश्न आप कर जाए। ठीक है, ताकि ऑब्जेक्टिव में 50 क्वेश्चन में से 40 आप किताब वाला कर लीजिए और 10 ग्रामर से कर लीजिए, जो कि वो भी मैं आपको बता दूंगा। चलिए, तो सेट 1 पिछले वीडियो में कराया था, सेट 2 आपको ऐसे ही 2-4 सेट आपको प्रोवाइड करा दूंगा। या वीडियो ही देख के आप अपना रोज वीडियो क्या बोलते हैं देखते रहिए, ऐसे ही तैयार हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज द रिलेशनशिप बिटवीन डैश इज मोर इंपॉर्टेंट देन दैट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। अपने दिमाग में चीजों को बैठाइए, समझिए, समझिएगा तभी याद रहेगा, ऐसे रट्टा मार के नहीं याद रह पाएगा। कह रहा है इन हाउ मेनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज, कितने परंपरागत समाजों में, जो हमारी समाज चलते आ रही है उन समाजों में, द रिलेशनशिप बिटवीन, जो रिलेशनशिप होता है, संबंध होता है, बिटवीन किसके बीच में, डैश, इन चारों में से कोई एक होगा, इज मोर इंपॉर्टेंट, ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, देन दैट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। मतलब पति पत्नी के बीच में जो संबंध होता है ना बाबू, उन संबंधों से अधिक ज्यादा महत्वपूर्ण वो संबंध हो जाते हैं जो हमारे परंपरागत समाज होते हैं। वो किनके बीच में संबंध होते हैं, तो आपके क्या बोलते हैं कि क्या होता है, अब बिल्कुल आसानी से मार सकते हैं, मदर एंड चाइल्ड, माँ और बच्चे के बीच में जो रिश्ता होता है ना भाई, वो प्रकृति का सबसे मजबूत रिश्ता होता है। इस दुनिया में सबसे मजबूत रिश्ता माँ और बच्चे का होता है। भले आप किसी को भी कह दे, लेकिन माँ और बच्चे का सबसे मजबूत रिश्ता होता है। ठीक है, तो यहां मदर एंड चाइल्ड हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, द सेकेंड चीफ सोर्स ऑफ अ न्यूज़पेपर्स रेवेन्यू इज द डैश। करेक्ट, द सेकेंड चीफ, चीफ मतलब मुख्य होगा यहाँ पे, दूसरा मुख्य सॉरी सोर्स बोल रहे हैं, स्रोत होगा। दूसरा मुख्य स्रोत होता है आप न्यूज़पेपर्स रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब क्या होता है, राजस्व होता है, मतलब पैसे कमाने का। मतलब अखबार जो पैसे कमाते हैं उसका दूसरा सबसे प्रमुख कारण क्या होता है, पहला नहीं पूछ रहा है, दूसरा पूछ रहा है, पहला भी मैं आपको बता दूंगा। तो दूसरा सबसे प्रमुख कारण आपका होता है पॉलिसीज, मतलब वो अखबार कैसे पॉलिसी बना रहा है, किस प्रकार से वो चल रहा है। जैसे आजकल अखबार छप रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कैसे चल रहे हैं। कुछ अखबार जो होते हैं सरकार के बहकावे में आ जाते हैं, कुछ अखबार होते हैं जो बिजनेसमैन अपने अनुसार चलाते हैं। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं बाबू, ये हमेशा समय से ही चलता आ रहा है। ठीक है, कि प्रकृति का भी नियम है, जो मजबूत होता है उसी की चलती है। तो जब जो मजबूत रहा है अपने पक्ष में लेके रखा है, और जो किसी के पक्ष में नहीं रहा है वो निष्पक्ष रूप से अपने अखबार को संपादित किया है हमेशा। तो अखबार में पैसे कमाने का सबसे प्रमुख दूसरा कारण क्या होता है, पॉलिसीज, नीतियां कैसी है उस अखबार की। अब पहला प्रमुख कारण अगर पूछता है तो क्या होता है, एडवर्टाइजिंग, जो उसमें प्रचार आते हैं। आप देखते हैं ना, अखबार पढ़ते हैं तो उसमें कितने सारे प्रचार दिए रहते हैं, तो उनसे अखबार सबसे अधिक पैसा कमाता है। तो पहला प्रमुख कारण है अखबार का पैसा कमाने का, क्या है, एडवर्टाइजिंग। और अखबार का दूसरा मुख्य कारण क्या है, सेकंड पूछ रहा है। पहला पूछेगा तो एडवर्टाइजिंग, दूसरा पूछेगा तो क्या है, पॉलिसीज। ठीक है, आइए नेक्स्ट बोल रहा है तीसरा नंबर, फॉर द नेक्स्ट 4 or 5 years बेंजी वेंट ऑन क्रिएटिंग हाउसेस फॉर मोर हेंस। देखिए एक आपके जब आप रेनबो पढ़ेंगे ना, प्रोज में एक लेसन है द अर्थ, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, द अर्थ सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक करेक्टर है बेंजी, बेंजी एक लड़का रहता है, ठीक है ना, और वो मुर्गी पालन वगैरह करता रहता है। तो ऐसे भी याद रखिएगा कि जो द अर्थ है इसमें बेंजी है। ठीक है, तो कह रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 4 or 5 years, अगले 4 या 5 वर्षों के लिए बेंजी वेंट ऑन क्रिएटिंग हाउसेस फॉर मोर हेंस। मतलब वो और अधिक मुर्गियां जो पालन कर रहा था बढ़ाते गया, और उनका क्या बोलते हैं, मुर्गी पालन बनाते गया, उनके लिए क्या बोलते हैं कि और बड़ा क्षेत्र में क्या बोलते हैं, मुर्गियों के रखने की व्यवस्था करता रहा। कह रहा है कि इज फ्रॉम, मतलब ये लाइन कहां से लिया गया है, तो द अर्थ से लिया गया है, जो आपके किताब में दिया हुआ है। चौथा नंबर प्रश्न बोल रहा है कि इंडियंस आर बाय नेचर, भारतीय स्वभाव से क्या होते हैं, तो भारतीय स्वभाव से रिलीजियस होते हैं। समझ गए, ये आपके धार्मिक प्रवृत्ति, सॉरी मैं गलत यहां पे टिक मार दिया, ऑप्शन नंबर बी होगा,
रिलीजियस, जेलस मार रहा हूं, इसका मतलब टेस्ट चालू हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रिलीजियस, इसका मतलब धार्मिक होता है। तो कह रहा है कि भारतीय लोग स्वभाव से क्या होते हैं, धार्मिक होते हैं। पांचवा प्रश्न है, लुमो इज अ डैश ऑफ स्टेफन चुबुको। एक लेसन है, एकदम लास्ट लेसन है प्रोज का, अब मैरिज प्रपोजल, बहुत ही अच्छा क्या बोलते हैं कि वो लेसन है, आप पढ़ेंगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। उसी में एक करेक्टर है, एक व्यक्ति है जिसका नाम है लुमो। तो लुमो इज अ क्या है, लुमो इज अ नेवर ऑफ स्टेफन स्टेफन चुबुको। स्टेफन चुबुको एक व्यक्ति है, उनका लुमो क्या है, नेबर है, पड़ोसी है। तो लुमो चुबुको का क्या है, पड़ोसी है, ऐसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न भी लुमो पर दिया हुआ है, लुमो वांट्स टू मैरी, लुमो शादी करना चाहता है, किससे शादी करना चाहता है, तो नटालिया से। बहुत ही हॉट प्रश्न है सारा। लुमो किससे शादी करना चाहता है, नटालिया से, नटालिया से शादी करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एच.ई. बेट्स वर्क फॉर सम टाइम एज अ, एच.ई. बेट्स जो है वो कुछ समय के लिए काम किए हैं, किस रूप में काम किए हैं, डॉक्टर, सिंगर, जर्नलिस्ट, एक्टर। तो जर्नलिस्ट के रूप में काम किए, पत्रकार के रूप में काम किए, कौन, एच.ए. बेट्स। एच.ए. बेट्स किसके रूप में कुछ समय तक काम किए हैं, तो पत्रकार के रूप में काम किए थे। 7 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, 8वां नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि इन बांग्लादेश, बांग्लादेश देख रहे हैं हमारा पड़ोसी देश है, क्या हाल इस समय हो गया है। भाई सजग रहोगे तभी ठीक ठाक रहोगे, नहीं तो आज की दुनिया में ना और बहुत ही क्या बोलते हैं कि उथल पुथल चल रहा है। खैर, सबसे आपको क्या बोलते हैं कि परिचित रहना चाहिए। बहरहाल यहाँ पे हम लोग अपने परीक्षा से मतलब रखते हैं जो होने वाला है। इन बांग्लादेश डैश इज अ काइंड ऑफ फेरी टेल। इन चारों में से ना एक यहाँ पे आएगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में ना रूपथोका, रूपथोका क्या है, इज अ काइंड ऑफ फेरी टेल, एक प्रकार की परियों की कहानी है। ठीक है ना, ये परियों की कहानी के रूप में वहां पे बांग्लादेश में क्या है, प्रसिद्ध है। 9 नंबर प्रश्न है, विच स्टेट डज मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांट टू सी एज अ डेवलप्ड स्टेट। मार्टिन लूथर किंग जूनियर देखें आप, क्या बोलते हैं, नाम सुने हैं, आपका लेसन नंबर 4 है। ठीक है, लेसन नंबर 4 जब प्रोज पढ़ेंगे ना तो आपका क्या बोलते हैं, उसके राइटर है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। जो लेसन क्या है, आई हैव ए ड्रीम, आई हैव ड्रीम से लिया गया है। कह रहा है कि विच स्टेट, कौन सा राज्य, डज मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांट टू सी एज अ डेवलप्ड स्टेट। डेवलप्ड मतलब विकसित, मतलब मार्टिन लूथर किंग जूनियर अमेरिका के रहने वाले थे, तो वो वहां पे कौन से राज्य को, जैसे अपने यहाँ राज्य है ना, उत्तर प्रदेश, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, वैसे कौन से राज्य को विकसित राज्य देखना चाहते थे, तो वो राज्य कौन सा है, अलबामा है। अलबामा में ज्यादातर नेग्रो लोग रहते थे, तो वो पिछड़ा राज्य था, तो उसको क्या बोलते हैं, मार्टिन लूथर किंग सोच रहे थे कि वो राज्य विकसित हो जाए, मतलब वहां के रहने वाले जो नेग्रो लोग हैं वो लोग क्या हो जाए, साधन संपन्न हो जाए, मेन स्ट्रीम से जुड़ जाए। 10वां प्रश्न है, ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर। कितना अच्छा लाइन है, कह रहा है इज फ्रॉम, मतलब ये लाइन कहां से लिया गया है, इस लाइन को पहले समझिए। ओ हाउ फीबल, फीबल मतलब कमजोर होता है, इज मैंस पावर, मैंस मतलब मानव यहाँ पे कहेंगे, मतलब वो मतलब यहाँ पे अफसोस जताने के भाव में आ रहा है। ठीक है, आश्चर्य का भी भाव थोड़ा बहुत आएगा। ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, मतलब यहाँ पे कवि ये कह रहा है कि मानव की जो शक्ति होता है, मतलब मानव कितना कमजोर होता है, उसके पास इतना विशाल, इतना बड़ा, इतना मजबूत शक्ति होता ही नहीं, कितना कमजोर होता है। ये कहां से लाइन लिया गया है, तो ये लाइन है आपका पहला ही पोयम है, जब आप क्या बोलते हैं कि पढ़ेंगे, आपका पोएट्री वाला भाग पढ़ेंगे, तो पहला लेसन है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ठीक है ना, इसके क्या बोलते हैं कि इसी से ये लाइन लिया गया है, ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर। ठीक है, कहां से लिया गया है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है। 11 नंबर प्रश्न है, हु डिसाइडेड टू किल द स्नेक। किसने तय किया कि सांप को मार देना चाहिए। आपके किताब में एक पोयम है जिसका नाम है स्नेक। ठीक है, जिसके पोएट क्या है, D.H. लॉरेंस है। तो D.H. लॉरेंस खुद तय करते हैं कि
सांप को अब मार देना चाहिए। तो जैसे कैसे घुमा रहा है देखिए प्रश्न को, यहाँ पे डीएच लॉरेंस लिख सकता है, लेकिन देखिए अलग अलग, द पोएट्स लिख दिया, द पोएट्स फादर, द पोएट हिमसेल्फ, द पोएट्स फ्रेंड, द पोएट्स ब्रदर, मतलब कवि के पिता ने, दोस्त ने, भाई ने, किसने तय किया कि मार दें, तो कवि खुद तय किए हैं कि चलो मार देते हैं। डीएच लॉरेंस के यहाँ पे क्या लिख दिया है, द पोएट हिमसेल्फ, मतलब कवि खुद क्या बोलते हैं, चाहते हैं, इन्होंने ऐसा निर्णय किया कि चलो सांप को अब मार देते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वट आई एज्यूम यू शुड एज्यूम इज फ्रॉम, मतलब ये लाइन कहां से लिया गया है, इस लाइन को समझिए पहले। एक आपके पोयम है, चलिए यहाँ पे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मैं मार ही देता हूं, अब फिर थोड़ा सा समझा देता हूं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मतलब स्वयं का गीत, खुद का गीत, सबका अपना गीत होता है, ठीक है ना। तो ये जो क्या बोलते हैं कि पोयम है, इसमें क्या बोलते हैं, कभी क्या कहता है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, मतलब सबका अपना एक दुनिया है, मैं स्वयं ही क्या बोलते हैं कि उत्सव मनाता हूँ, स्वयं मतलब अपने आप से गाना गाता हूँ, एंड व्हाट आई अज्यूम, और जो मैं एज्यूम करता हूँ मतलब मानता हूँ, कल्पना करता हूँ, यू शैल अज्यूम, वो आप भी मानिए, कल्पना करिए, मतलब इस हद तक स्वतंत्रता आपकी हो कि आप जो मर्जी चाहे कर सको, ठीक है। तो ये लाइन कहां से लिया गया है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न है, स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड डैश रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड। ये आपका क्या बोलते हैं कि जो यहाँ पे जो पोयम है, स्टॉपिंग वुड्स करके आपके पोयम है, यहां से लिया गया है। और यहाँ पे क्या बोलते हैं कि पोएट ये बोल रहा है कि स्टार्विंग, स्टार्व मतलब होता है भूख से मर जाना, तो स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस, लीफलेस, लीफ मतलब पत्ता होता है, लेस मतलब कमी का, मतलब जहां पत्ता ना हो, वुड मतलब ऐसा जंगल जिसमें क्या बोलते हैं किसी प्रकार का पत्ता ना हो, मत पत्ता का सेंस आ रहा है, क्या बोलते हैं आगे बता दे रहे हैं। डैश रन स्कॉल्डिंग, स्कॉल्ड, स्कॉल्ड मतलब डांटना होता है, फटकारना होता है, रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या बोलते हैं, ट्रोल्स, ए सही हो जाएगा। ट्रोल्स, ट्रोल्स का मतलब ना आप प्राचीन क्या बोलते हैं कि जब क्या बोलते हैं कि धार्मिक ग्रंथों को पढ़ेंगे, कहाँ के, पश्चिमी सभ्यता के, तो ट्रोल्स उसमें ऐसे क्या बोलते हैं कि एक राक्षस को दिखाया गया है जो मार के क्या बोलते हैं उस समय के मानव को खाता था। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड ट्रोल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, मतलब आप जब उन जंगलों से होके गुजरेंगे जिन जो पत्तों के विहीन होते हैं, मतलब जिसमें कोई भी व्यक्ति नहीं होता है, वहां पे क्या बोलते हैं वो राक्षस क्या बोलते हैं कि अपने भोजन की तलाश में घूमते रहते हैं जो खा जाते हैं, ठीक है, किसको, जो वहां से गुजरता है। 14 नंबर प्रश्न है, सीजन ऑफ मिट्स एंड मेलो फ्रूटफुलनेस इज फ्रॉम, मतलब ये लाइन कहां से लिया गया है, तो ये लाइन लिया गया है ऑट टू ऑटम से। ऑट टू ऑटम, ऑटम का एक सीजन होता है, पतझड़ का जो मौसम बोलते हैं, मतलब तो ये कहा जा रहा है जैसे अलग, देखिए आप जब इंग्लैंड में जाएंगे ना, जो वहां का मौसम होता है, तो वहां जो ऑटम का सीजन होता है, वहां क्या होता है, जो सेब वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, कह रहा है कि वो जैसे अपने यहाँ आप आइएगा, जब मई जून में आइएगा तो आम का जो फल होता है पकने लगता है मई जून में, और वो पक के लद जाता है, पेड़ जो होते हैं उन पके फलों से लद जाता है। तो वो ऑटम के सीजन में, ऑट टू ऑटम पोयम में बताया गया है कि जो फल होते हैं वो जो पश्चिमी देशों के बारे में बताया गया है, खासतौर से इंग्लैंड को ध्यान में रख सकते हैं कि सीजन ऑफ मिस्ट, मिस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे अभी ठंडी का मौसम है, मिस्ट धुंध कोहरा हो रहा है, तो जहां ठंडा पड़ता है वहां भी धुंध और कोहरा ज्यादा होता है। एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, मतलब ये जो ऑटम का सीजन होता है ना, उसमें धूध कोहरे होते हैं और फल जो होते हैं ना वो एकदम मिठास से भर जाते हैं, अर्थात पक जाते हैं। तो ये कहां से लिया गया है, ऑट टू ऑटम से लिया गया है। 15 नंबर प्रश्न है, हु रोट सॉन्ग फॉर चिल्ड्रेन, ठीक है, ये किसकी रचना है, तो वाल्टर डिला मरे की रचना है। किसकी रचना है, सीधा सीधा है, वाल्टर डिला मरे की रचना है, याद रखना है। 16 नंबर प्रश्न क्या है, देयर इज सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड, या फॉरेन लैंड भी हो सकता है, दैट इज फॉर एवर, मतलब दैट इज फॉर एवर जो हमेशा के लिए हो जाएगा। कहा जा रहा है कि देयर इज सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड, मतलब विदेशी धरती का कोई तो कोना है, क्या हो जाएगा, दैट इज फॉर एवर जो हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, इंग्लैंड का हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जहां पे उसको दफनाया जाएगा, मतलब यहाँ पे जो राइटर है ये कह रहा है कि जहां पे मुझको दफनाया जाएगा, राइटर इंग्लैंड का रहने वाला है, कह रहा है जहां पे मुझको दफनाया जाएगा, वो जहां पे जिस देश की धरती पे मुझे दफनाया जाएगा वो हमेशा इंग्लैंड के
धरती हो जाएगी। तो देयर इज सम कॉर्नर, कॉर्नर याद है ऑफ अ फॉरेन फील्ड, फॉरेन फील्ड जब आएगा इसमें विकल्प आएगा दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड, इंग्लैंड आप विकल्प आराम से टिक कर दीजिएगा। 17 नंबर है कि हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विथ थॉट्स, हिज हेड इज हाईली डूम्ड, डैश हु इज द पोएट डिस्क्राइबिंग। ठीक है, डिस्क्राइब मतलब वर्णन करना, बताना, उल्लेख करना। जैसे कोई दोस्त मित्र यार होता है तो आप बोलते हैं ना अरे बहुत पैसा रख ले बा, गजब एक क्या बोलते हैं कि बरियार है एकदम, का कहा कि केहू को मारी तो पटक के एकदम तूर दी, ठीक बा। तो इस तरह की चीजें क्या बोलते हैं, या बहुत पैसा रखा है एकदम खर्चा करेला, बहुत खर्चा करेला, खियावला पियावला। तो डिस्क्राइब मतलब उसकी चीजों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं। डिस्क्राइब का सेंस और भी हो सकता है, हालांकि थोड़ा सा मैं अलग आपको मैंने बता दिया। यहाँ पे एक आ जा रहा है कि हिज ब्रो इज डीपली लाइंड। ब्रो का मतलब जैसे क्या हो गया, जैसे आप ललाट है ना, किसी भी व्यक्ति का ललाट होता है तो देखिएगा अगर वो ज्यादा चिंता में रहता है तो उस ललाट पे ऐसे लगता है कि लाइन लाइन हो गया है, मतलब चीन्हा चीन्हा जैसे हो जाला, लागे लगे बहुत सोचो था ना, इस तरह के महसूस होके लगेला। तो हिज ब्रो, वही ब्रो के बारे में कहा जा रहा है, ललाट के बारे में, मतलब भौहों के बारे में कहा जा रहा है। हिज ब्रो इज डीपली लाइंड, मतलब ऐसा लग रहा था कि उस पे ऐसे बहुत चिंतन मनन में है, इसलिए ऐसे उस पे चिन्ह दिख रहा था। विथ थॉट्स मतलब वही आ गया ना, विचारों से, मतलब जो बहुत चिंता करता है लगा उसके ललाट पे देखिएगा ऐसे लाइन लाइन सा बन जाता है। कहते हैं बड़ा चिंता में बड़ा का, इस तरह की चीजें आने लगती है। His head is highly doomed, और उसका जो क्या बोलते हैं कि सर था ना, ऐसे क्या बोलते हैं गुम्बद के जैसे उठा हुआ था। किसके बारे में कहा जा रहा है, कभी किसके बारे में यहाँ पे उल्लेख कर रहा बता रहा है, तो मैकाउटी के बारे में बता रहा है। मैकाउटी आप पढ़े हैं, एक तरह का क्या बोलते हैं कि आप बोल सकते हैं मेल कैट बोल सकते हैं, इसको बिल्ला बोल सकते हैं, जो बड़ा ही क्या बोलते हैं कि दुष्ट है। उसी के बारे में कहा जा रहा है कि कैसा था, लग रहा था कि वो मैकाउटी हमेशा चिंतन मनन करता हो। इसमें से कोई भी शब्द बाबू याद रखिएगा मैकाउटी के बारे में, कुछ भी शब्द दो चार याद रखिए जो आएगा। देखिए ये अपने मन से लिखना नहीं होता है, ऐसा थोड़ी है कि आप अपने मन से सारी चीजें लिखेंगे। आपके सामने क्वेश्चन भी या आंसर ही है, आप थोड़ा सा दो चार शब्दों को देख लेंगे ना तो आपके सामने विकल्प तुरंत रिकॉल हो जाता है, याद हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, द नियरेस्ट डैश वाज 1000 माइल्स। ठीक है ना, तो क्या द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस, जो सबसे नजदीक टावर ऑफ साइलेंस था वो 1000 मील था। ठीक है ना, 1000 टावर ऑफ साइलेंस सबसे नजदीक कितना था, 1000 मील दूरी पे था। ये भी ऐसे भी कर सकता है क्वेश्चन, द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वाज 1000 हटा देगा, नीचे दे देगा क्या बोलते हैं 8000, 2000, 3000, 4000 ऐसे करके दे देगा। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है, ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू इज फ्रॉम। ये लाइन कहां से लिया गया है, इस लाइन को समझिए। ही लिफ्टेड हिज हेड, लिफ्ट मतलब उठाना होता है, तो उसने अपने सर को उठाया फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग, मतलब जब वो पानी पी रहा था तो पीते हुए अपने सर को उठाया, एज कैटल डू जैसे कि जानवर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि भैंस है, गाय है आपके घर, आप उसी से रिलेट कर लीजिए, एकदम जोड़ के देख लीजिए। मान लो तू गाय चरावे चाहे भैंस चरावे गई बड़ा, चरा के साझी के लेके अला, साझी के जब लेके अला तो एकदम सिंपल सी बात है कि पानी पिए के देबा लिया के बाल्टी में, तो पानी पिए के जब लिया के देबा तो देखियो पियत रही, ओकरी बाद से कहला जब केहू कुछ कही हाके तो देखिए ऐसे है ना देखबो करियो, आ हो सके तो मुहवा बल्टिया में से निकाल के देखे लगे। ठीक है, अब फिर पीहू लगे। तो वही चीज जो आपका पोयम है भाई, क्यों मैं याद आपको करा रहा हूं, स्नेक के आपके बुक में पोयम है, उसी से लिया गया है कि ही लिफ्टेड हिज हेड, वो अपना सर उठाया फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग, मतलब पानी पी रहा था, पानी पीते हुए अपने सर को उठाया, एज कैटल डू जो अन्य जानवर मतलब और भी जो मवेशी होते हैं, कैटल का मतलब मवेशी, जानवर बोल सकते हैं। ठीक है, एंड तो और जानवर जैसे करते हैं वैसे उसने भी किया। तो ये लाइन कैसा कहां से लिया गया है, स्नेक से लिया गया। लिफ्टेड हिज हेड जब भी आए तो स्नेक से आप समझ लीजिएगा यहां पे होगा। आज के लिए अंतिम प्रश्न क्या है, 20 नंबर, ओनली सेंट नो हाउ टू सिंग हैज बीन कंपोज्ड बाय। ये जो ओनली सेंट नो हाउ टू सिंग, ये जो रचना है किसके द्वारा लिखा गया है बाबू, तो एक कमला दास के द्वारा लिखा गया है। तो सीधा याद ही कर लेने वाली चीज है, समझ में आ रहा है। तो आई होप आप आज एंजॉय किए होंगे
और देखिए बाबू, बहुत सारी किताबें मार्केट में उपलब्ध है और आप कंफ्यूज हो जाइएगा क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, ठीक है। हो सकता है आपका उतना अनुभव ना हो छांटने के लिए कि क्या आ सकता है, और हम लोग वही काम करते आ रहे हैं, विगत कई वर्षों से पढ़ा रहे हैं, सारी चीजें देख रहे हैं, तो हमें पता है कि क्या पूछ सकता है और कैसे नंबर अच्छे प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना इधर उधर भटके हुए आराम से वीडियो को देखिए और दोस्तों को भी रिकमेंड कीजिए, और अगर कुछ और भी नीड है तो कमेंट करके बोल सकते हैं सर ये पढ़ा दीजिए, ऐसे पढ़ा दीजिए, मैं कोशिश करूंगा वो सारी चीजें भी पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो और भी अच्छे और बेहतरीन जो प्रश्न परीक्षा में पूछ सकते हैं इस बार, उन प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।